कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? हाँ, अच्छे अच्छे हैं। डे 6। अच्छा जी, हमारा आज का टारगेट है 500 सीरीज़। और इस 500 सीरीज़ के अंदर हमारे पास मल्टीपल एरियाज़ हैं। अब सबसे पहले 570 गोइंग कंसर्न, उसके बाद 560 सब्सीक्वेंट इवेंट, उसके बाद 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, फिर चैप्टर 15 की कुछ हल्की फुल्की सी बात, और एक Q&A मैंने आपके साथ करना था। कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हम आज कर सकें आज कर लेंगे, क्योंकि कल का जो टारगेट है वो रिलेटिवली इजी है। आज चैप्टर 4 है ना? हाँ, तो 4 में से काम की एक ही चीज़ है, सैम्पलिंग, और कुछ काम का नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत रह जाएगा हम उसको कल पे डाल देंगे, मगर आज की ये वाली क्लास भी कोशिश होगी कि हम पूरी इसको 100% लेके चलें। थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस हुआ वो कल पे किया जा सकता है, या अगर आप रिक्वेस्ट करें कि सर मज़ीद इस एरिया के सवाल करने हैं तो वो हम सैम्पलिंग के साथ मिला के भी कल कवर कर सकते हैं, क्योंकि कल इतना ज़्यादा हैवी काम नहीं है। शुरू करते हैं जनाब गोइंग कंसर्न के साथ। आज का हमारा पहला टारगेट गोइंग कंसर्न। अब इसके बारे में पहले कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, कुछ बेस हमारी बनी होनी चाहिए। अगर वो बेस हमारी तैयार है तो इसके क्वेश्चंस को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है। आपने टिपिकल सा एक अपना रिस्पॉन्स देना है। गोइंग कंसर्न का जब भी सवाल हो, जब भी आपको लगे कि वो गोइंग कंसर्न को हिट कर रहा है, तो उसका बिल्कुल एक टिपिकल सा आंसर बनता है। मगर उस टिपिकल आंसर तक पहुंचने से पहले हमें कुछ सिनेरियो से गुजरना है। ये 5 बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये 5 बातें आती हैं तो चीजें आपके लिए बड़ी इजी है। इन 5 बातों के साथ देखें, अगर ऑडिटर को डाउट है क्लाइंट्स के ऊपर कि क्लाइंट गोइंग कंसर्न है या नहीं, तो वो कभी भी श्योरिटी के साथ ये नहीं कहेगा कि गोइंग कंसर्न नहीं है। वो एक वर्ड यूज करता है हमेशा, मटीरियल अनसर्टेनिटी, कि गोइंग कंसर्न, मुझको लगता है कि ये गोइंग कंसर्न आगे जाके नहीं रहेगी। तो होता ये है कि गोइंग कंसर्न बेसिस एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंट्स बनाने हैं या गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंट्स नहीं बनाने। अगर तो गोइंग कंसर्न बेसिस है तो अगला सवाल ये देखना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं करती उसके साथ। पहला फेस क्या है कि गोइंग कंसर्न है या नहीं। अगर तो गोइंग कंसर्न है तो फिर अगला सवाल क्या पूछना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो उसके दो जवाब होंगे, या मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। तो जो पहले 3 बातें लिखी हुई हैं कि गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट एंड नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, यानी कि सब कुछ ओके, ना गोइंग कंसर्न पे डाउट है, ना फ्यूचर में कोई डाउट है,
और गोइंग कंसर्न है, तो इसका मतलब है कि मुझे फिर 570 में रहने की ज़रूरत ही नहीं। मैं फिर आराम से एक साफ रिपोर्ट दे दूं, अगर कोई मिसस्टेटमेंट या कोई और स्कोप लिमिटेशन नहीं है तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, एक साफ रिपोर्ट दे दूंगा, और अगर कोई कैम उसमें आता है तो हम उसको एज अ कैम डाल देंगे। यानी कि पहला जो सिनेरियो है उसमें हम एक्चुअली 570 में है ही नहीं, क्योंकि गोइंग कंसर्न बेसिस क्या है, अप्रोप्रिएट, मुनासिब है, ठीक है, एंड किसी भी तरह की कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इन अदर वर्ड्स आई एम सेइंग ऑल ओके, कोई खतरे की बात नहीं। सेकंड, गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है और मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो अब इसके आगे दो बातें मजीद आएंगी। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। तो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में देखें फर्क क्या है। पॉइंट 2 कहता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज मेड, पॉइंट 3 कहता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट मेड। अब अगर तो मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर डाला है, किस चीज का, मटीरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर मौजूद है, तो आपने उस डिस्क्लोजर को रेफर करना। मगर इसके लिए आप एम्फसिस नामी पैराग्राफ यूज नहीं करते, आप एक नया पैराग्राफ यूज करते हैं, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, MURGC। और अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी है और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया तो फिर ये मिस स्टेटमेंट के अंदर बात आ जाएगी कि एक चीज़ आनी चाहिए थी मगर उन्होंने उसको डिस्क्लोज आउट नहीं किया। तो फिर आपने देखना है कि कितनी मटीरियल है और कितनी परवेसिव है। मटीरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। तो टेक्निकली जो तीसरा कॉलम आया ना, मैं उसमें कहाँ पे आ गया हूँ, 705 में आ गया हूँ। पहले वाले पॉइंट में मैं कहाँ पे था, 700 और 701 के आसपास फिर रहा था। सेकंड में मैं एक्चुअली 570 में आ गया था। और तीसरे में क्या है, तीसरे में क्या हुआ है, मैं 705 में आ गया हूं। तीसरे में मैं 705 में आ गया। फोर्थ पढ़े जरा, मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड असेसमेंट। ऐसे भी होता है, क्या मतलब, मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट आपको बना के ही नहीं दी कि हम गोइंग कंसर्न है या नहीं है, या अगर बनाई है तो कम महीनों की बनाई है, एक्सटेंडेड फ्रेमवर्क नहीं दिया। तो अगर बिल्कुल ना बनाए या कम बना के दे, इट मीन्स कि मेरे पास एविडेंस ही कैप्चर नहीं हो पा रहा। तो ये मिसस्टेटमेंट नहीं है, दिस वुड बी स्कोप लिमिटेशन, और उसी की मुनासबत से आगे लिखा हुआ है ईदर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। ये टेबल आना चाहिए अगर आप वाकई में गोइंग कंसर्न के सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये टेबल आपके टिप्स पे होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज गोइंग कंसर्न बेसिस ही क्या है, इनअप्रोप्रिएट, और एंटिटी ने अकाउंट्स ऐसे बनाए हुए हैं जैसे गोइंग कंसर्न है, तो फिर मिसस्टेटमेंट है, परवेसिव लेवल की होगी, तो इट वुड बी एडवर्स ओपिनियन। 1 मिनट में इस टेबल को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें, टेक 1 और 2 मिनट्स, मगर ये क्लैरिटी इस पे ले आए, उसके बाद जिंदगी आपके लिए आसान कर देता हूँ।
हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो फिर उसमें तीन बातें हैं कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अच्छा, करती है तो इसका डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया। तो तीन बातें ये। और चौथी बात क्या है कि गोइंग कंसर्न बेसिस है ही सिरे से इनअप्रोप्रिएट। और आखिरी, मैनेजमेंट या तो वो आपको असेसमेंट बना के नहीं दे रही, या जो उसने बनाया है वो मुकम्मल तौर पे नहीं बनाया, या मज़ीद महीनों के बनाने से इनकार कर रही है, तो ये स्कोप लिमिटेशन में अकाउंट फॉर हो जाएगा। ये टेबल ओके, पक्की बात है, श्योर। स्प्रिंग 18, अगर आपके पास किताब हो तो आप किताब से भी खोल सकते हैं। स्प्रिंग 18, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। स्प्रिंग 18, रिक्वायरमेंट क्या है। डिस्कस हाउ यू वुड डील विद ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस, यानी कि दो होंगी तो एक मैंने खा ली है, अच्छा खाई नहीं, हमने कल कर ली थी। एंड आपने क्या बताना है, पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ द अबव ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। ब्रैकेट में पढ़ें क्या लिखा हुआ, अलग से ओपिनियन को ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं। तो टाइम ज़ाया नहीं करना, सिर्फ आपने बताना है कि आप कैसे डील करेंगे और आपने बताना है कि पॉसिबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। अब पॉसिबल इम्प्लीकेशंस बताने के लिए मुझे ये टेबल आना चाहिए। ये टेबल आता होगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब सवाल पढ़ लेते हैं। सर सवाल पढ़ते हैं। RL is involved in manufacturing and supply of beverages throughout Pakistan. Beverages is drinks, soft drinks. Through its plant situated in Lahore. During the year, a fire occurred. आग लगी। साल के अंदर के साल के बाद, साल के अंदर ही लग रही है। इसका मतलब है कि ये सबसीक्वेंट वाला मामला इसमें नहीं आएगा, जो कुछ हो रहा है हमारे साल में हो रहा है, तो आई स्टैंड खोलने की जरूरत नहीं। मगर वो कह रहा आग लग गई और प्लांट भी एक ही है, तो ये कैसे पता चला कि प्लांट एक है। फर्स्ट लाइन देखें, थ्रू इट्स प्लांट a fire occurred at RL's plant due to which a significant portion has been destroyed. अब आपको वो hints दे रहा है, वर्ड का यूज कर रहा है, सिग्निफिकेंट, प्लांट भी एक ही है। मैनेजमेंट हैज रिटन ऑफ द प्लांट, मैनेजमेंट ने उस प्लांट को राइट ऑफ कर दिया, अपने बुक्स में से निकाल दिया। और इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल सकती है, अभी मिली नहीं है, कितने की है, 400 मिलियन की इंश्योरेंस क्लेम है। द WDV जो उस प्लांट की थी जब उसको निकाला गया, दैट वाज 390 मिलियन। तो अगर एक प्लांट की WDV 390 मिलियन है तो नया प्लांट तो महंगा होगा, है ना। इस प्लांट की WDV 390 मिलियन पे है, जब नया लेने के लिए जाएंगे तो वो इससे एटलीस्ट 2-3 टाइम्स तो होना चाहिए। और इंश्योरेंस से कितने पैसे आ रहे हैं, आ गए हैं, नहीं आने हैं, आएंगे, आ सकते हैं, अभी कोई पता नहीं। और नीचे आपको कहता है कि कंपनी अभी नेगोशिएट कर रही है कि हम एक नया प्लांट खरीदें, एंड ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड है कि हम प्लेस कर देंगे सून आफ्टर रिसीविंग द, यानी कि अभी भी वो कहते हैं कि जब तक इंश्योरेंस का पैसा नहीं आएगा हम नए प्लांट को बाय करने के मूड में नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास फंड्स भी नहीं है, तभी तो वो 400 मिलियन की इंश्योरेंस का पहले वेट कर रहे हैं। तो खतरनाक है, खतरनाक काम हो गया। नीचे पीबीटी दिया हुआ है, कितना, 300 मिलियन का पीबीटी। सर सवाल में दो बातें पूछी थी, एक उसने क्या पूछी है कि आप इसको डील कैसे करेंगे, और सेकंड वो क्या पूछ रहा है,
पॉसिबल इम्प्लीकेशंस। अब देखें, सवाल ना थोड़ा सा ओपन है। सवाल ने ये नहीं बताया कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है या नहीं, या बताया? नहीं, सवाल ने कोई इतना हिंट इसका नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आपने जितनी भी बात इस टेबल में देखी है वो सारी की सारी बात अब आपने अंग्रेजी में लिखनी है। कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले बताएंगे कि अगर गोइंग कंसर्न बेसिस इन अप्रोप्रिएट है मगर मैनेजमेंट ने उसकी एडजस्टमेंट की है, तो आप क्या करेंगे? मैनेजमेंट ने एडजस्टमेंट की भी, यानी कि डिस्क्लोजर डाल दिया है, तो फिर आप कौन सा पैरा लेकर आएंगे? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न वाले पैरा को इस्तेमाल करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, और रिपोर्ट साफ वाली होगी। उस रिपोर्ट में कोई मसला नहीं है अगर आपने उस पैरा से लिंक कर दिया। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है तो फिर एडवर्स दे देंगे, और अगर गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है और डिस्क्लोजर भी नहीं डाला, किसका मतलब है? कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, लिखा हुआ है, मगर 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 मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ना यहाँ पे, तो फिर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट ये वाली बात आएगी, ये वाली बात नहीं आएगी क्योंकि उसने उसको डाल दिया। ऊपर वाली बात आएगी, नहीं आएगी। मगर जवाब में लिख देता, मैं क्या करूं? ये देखें, ये और ये पढ़े तो पढ़े। ये सेकंड से ऊपर ये जो मैंने पिंक किया हुआ, इसको जरा रीड कीजिएगा। इन केस द गोइंग कंसर्न बेसिस इज inappropriate but financial statements have not been adjusted accordingly, we will express an adverse opinion। अब अगली बात, in case of going concern basis appropriate but material uncertainty exists and management has not made any appropriate disclosure, तो we will give a qualified or adverse। तीसरा, if the management has made appropriate disclosure, उसने तीनों बातें बताई हैं। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि गोइंग कंसर्न बेसिस का सवाल हमेशा आपने ओपन एंड के साथ करना है, उसमें तीनों बातें बता देनी है। इसमें आप कोशिश करें कि इसको भी ऐसा ही सॉल्व करें, इसको एक तरफ लेके ना जाए। भाई ये वाली बात समझ आई है? और ये एक आधी मिसाल नहीं है, एक और अभी आपको सवाल दिखाता हूं। तो ये तीनों बातें ओके, पक्का? अब जरा ऊपर वाली बातें देखें कि आप इसको डील कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि मैनेजमेंट ने इंश्योरेंस वालों से क्या मामला तय किया, क्या पैसा आएगा भी या नहीं आएगा। अच्छा, आएगा तो कब तक आएगा, कितना आएगा, फिर जो नया प्लांट ये लोग बाय करने जा रहे हैं उस प्लांट की वैल्यू क्या है, उसमें कितने पैसे मजीद ऐड करने हैं, और क्या इनके पास उतने पैसे शामिल करने को हैं भी या नहीं। अब इसको पढ़ते हैं। सिंस द फायर हैज डिस्ट्रॉयड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्लांट, द ऑडिटर शुड कंसिडर इट्स एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न, क्या ये कंटिन्यू भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, इवेलुएट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, कि क्या ये क्लाइंट इस काबिल है कि ये नया एसेट बाय कर सके। क्योंकि क्लाइंट ने एक बड़ा खतरनाक जुमला यूज किया हुआ है कि इंश्योरेंस से पैसा आएगा तो हम इसमें मजीद पैसा ऐड करेंगे। तीसरा, हाउ दे इंटेंड टू फाइनेंस द न्यू प्लांट। चौथा, इंस्पेक्ट द इंश्योरेंस पॉलिसी, रीड कर लें मिनट्स को एंड रीड कर लें इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो ये जो दो बातें हैं ना, रीड कर लें मिनट्स को और रीड कर लें इंटरिम एफएस को, ये बहुत ही कॉमन से पॉइंट्स हैं, ये नॉर्मली आपके कोर्स ऑफ एक्शन में शामिल हो जाते हैं। ये पॉइंट ओके, याद है मेरे साथ है सारे? आगे चलें। सर ये सवाल अब आपने करना है, ये इसका पार्ट 1 पहले करें आप।
सोचें, जहां तक सोच सकते हैं, जहां तक दिमाग लड़ा सकते हैं लड़ाएं। और इसका इसका पार्ट 1, ये स्प्रिंग 21 का सवाल है। अगर वहां तक नजर नहीं आ रहा तो आप अपनी किताब से निकाल लें। स्प्रिंग 21 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। स्प्रिंग 21 6 का पार्ट 1। स्प्रिंग 21 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। ये आपको मिलेगा 705 के अंदर। एलरॉन के नाम से एक सवाल होगा। प्लीज इसको ट्राई करें, अच्छे से सोचें, सवाल का जवाब बनाने की कोशिश करें, देखिए क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अभी सिर्फ पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 नहीं करना। आप सबके हाथ चलने चाहिए प्लीज। जो जो जहन में आ रहा है, जैसे जहन में आ रहा है, लिखें ज़रूर। ज़बानी कलामी चीज़ें भूल जाती हैं, अपना लिखा हुआ याद रह जाता है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें साथ में ना। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, अब से शुरू हो रहा है। 2:32 हुए हैं, 2:37 तक का टाइम है आपके पास। नहीं नहीं, पहला पार्ट, सिर्फ पार्ट 1 करना। बस पॉइंट्स बना के जो जहन में आ रहा ना उसको बस कागज पे लाना है, इतना नीड करने की जरूरत नहीं है जी। दोनों रिक्वायरमेंट्स करनी है मगर पार्ट 1 के साथ। बस पॉइंट्स बना के जहन में बिठा के लिखना है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। बातें पूरी करनी है आपने। करें स्टार्ट? चले ले लें, 1 मिनट और ले लें। अच्छा, एक सेकंड जरा छोड़ दें लिखना। इस सवाल में किन को लगा है कि गोइंग कंसर्न नहीं है? शाबाश। किन को लगा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है? अभी आपने कहा गोइंग कंसर्न नहीं है। अच्छा, हाँ जी, किसको लगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है? अच्छा, किन को लगा कि सब कुछ ठीक है, यानी कि गोइंग कंसर्न नहीं है, नॉर्मल है ये? तो बाकी आपको क्या लगा? आपको झटका लगा है, दिल पे लगा है? सर, ये सवाल देने का मकसद ये था कि जो आप अक्सर ब्लेंडर करते हैं सवालों में वो ना करें। जिनको लगा है कि गोइंग कंसर्न नहीं है, जिनको लगा कि अनसर्टेनिटी है, उनको गलत लगा। क्यों? इस सवाल को रीड करते हैं दोबारा। द ड्राफ्ट FS of EPL includes इन्वेंट्री ऑफ ₹26 मिलियन, जो कि खरीदी गई थी सिर्फ एक लार्ज स्पेशल ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। कस्टमर बड़ा नहीं है, उसका ऑर्डर बड़ा। ड्यू टू सडन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और हमारे पास वो इन्वेंट्री वेयर हाउस में पड़ी हुई है और आगे उसने PBT दे दिया 130 मिलियन का।
तो इसमें गोइंग कंसर्न को आपने कैसे आउट कर दिया, मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से। हाँ जी, आपने गोइंग कंसर्न को कैसे आउट किया, जरा मुझे ये तो बताएं। ये दोनों भाई जो पीछे बैठे हैं एंड पे, आप दोनों किस लॉजिक के थ्रू आपने गोइंग कंसर्न बेसिस को हिट किया? अभी आपने कहा था कि आपके नजदीक गोइंग कंसर्न नहीं है। चलिए आप बता दें। ठीक है, तो उसमें गोइंग कंसर्न किधर है? वो भी किधर है? वो भी किधर है? कस्टमर इज नॉट लार्ज, कस्टमर दूर नहीं गया आपसे, कस्टमर अभी भी आपके पास ही है। उसका एक ऑर्डर था जिसकी क्वांटिटी जरा ज्यादा थी और आपने मार्केट से खरीदा है उस कस्टमर के लिए। स्पेशलाइज्ड है तो सिर्फ उस बंदे का ही होगा ना, किसी और का तो नहीं होगा। इन्वेंट्री में एक हमारी इन्वेंट्री ऐसी है जिसकी वैल्यू बढ़ी हुई है, उसको एनआरवी पे होना चाहिए था, ये बात मैं मानता हूं, मगर गोइंग कंसर्न खराब कैसे कर रहे हैं? 26 मिलियन की इन्वेंट्री इन्होंने खरीदी हुई है बस, तो गोइंग कंसर्न बेसिस कैसे हिट हो रही है? तो इसका मतलब है कि एक कस्टमर का ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो कंपनी बंद हो जाती है। क्या कस्टमर हमसे दूर चला गया? कस्टमर वहीं पे है। अच्छा, कस्टमर ने एक कस्टमर का एक ऑर्डर, और कहां लिखा हुआ है कि कस्टमर बड़ा है? कहीं लिखा हुआ? कहां लिखा हुआ? इन्वेंट्री कोई मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं भी कस्टमर की बात कर रहा हूं। कहां लिखा हुआ है कि कस्टमर बड़ा है? कहीं लिखा हुआ? कहीं हिंट दे रहा है? नहीं दे रहा। ऑर्डर लार्ज है, एक कस्टमर ने एक बड़ा, फॉर एग्जांपल आप लोग शजान बेकरी या गोरमे बेकरी या केक्स एंड बेक्स को ऑर्डर दें कि जनाब मुझे एक कस्टमाइज्ड केक चाहिए, मुझे 100 पाउंड का एक कस्टमाइज्ड केक चाहिए, लार्ज ऑर्डर, और उसके बाद आप रिसीव करने ना जाए, उन्होंने बना के रखा हुआ और आप ऑर्डर देके भाग गए, तो उसके बाद कल से गोरमे बेकरी बंद हो जाएगी? नहीं, और भी तो कस्टमर्स होंगे जो ये माल खरीद सकते होंगे, ये वाला नहीं, बाकी तो खरीद पाएंगे। और अगर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्डर भी हो तो उसको भी हम मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं आफ्टर इनकरिंग सम कॉस्ट ऑन इट। भाई एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस क्या करते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। तो जो इसने स्पेशलाइजेशन करवाई होगी उसको रिमूव तो किया जा सकता है ना, कॉस्ट टू सेल वही तो है। तो इसमें कोई भी गोइंग कंसर्न वाली बात नहीं थी। दिस वाज द प्राइमरी रीजन कि ये सवाल दिया आपको करने का, ताकि डिफरेंशिएट करना आए कि कब गोइंग कंसर्न हिट होती है, कब गोइंग कंसर्न हिट नहीं होती। ओके, क्या हुआ? हाँ, क्वेश्चन में तो है ही नहीं ना। नहीं, मैं उन भाई की बात कर रहा हूं जो पीछे वाले भाई बैठे हैं। आपको क्लियर है? पक्का? श्योर? अब सेकंड रीजन इस सवाल को देने का, अक्सर क्या होता है कि आई कैप का एग्जामिनर खुद भी कंफ्यूज होता है। एक तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, दूसरा एग्जामिनर भी कंफ्यूज होता है। अच्छा, आपके नजदीक ये मटेरियल है कि इमटेरियल? मटेरियल है, परवेसिव तो नहीं है। ठीक है, तो अगर मटेरियल है तो इसकी इन्वेंट्री वुड बी ओवरस्टेटेड। इन्वेंट्री बढ़ी हुई है ना, जिसको रिकॉर्ड होना चाहिए था किस पे? एनआरवी पे, मगर एनआरवी पे रिकॉर्ड तो नहीं की हुई। क्या सवाल ने एनआरवी की वैल्यू दी? नहीं दी। अब क्या करें?
अब मैं एनआरवी की वैल्यू कहाँ से लाऊं? क्या सवाल में कोई और हिंट है? नहीं। क्या हिंट का? नहीं, एनआरवी निकाल देंगे, कोई हिंट है? ऑर्डर तो ऑर्डर है भाई। आपने एचपी वालों से कहा कि मुझे एक ऐसा लैपटॉप बना के दो जिसमें मुझे रैम चाहिए 32 GB की, एक स्पेशल ऑर्डर है, ठीक है? तो आपने वो वसूल नहीं किया। अब मार्केट में टिपिकल लैपटॉप 32 GB की रैम के साथ नहीं बिकते, तो उनके लिए तो इसकी कॉस्ट बढ़ी हुई है ना, ये मार्केट में सेलेबल तो नहीं है। अब इसको किस पे लाएंगे? एनआरबी पे लेकर आएंगे। तो सवाल ये है कि एनआरबी पे निकालने का कोई डाटा दिया हुआ है? दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। मगर हमें ये पता है कि हमारी इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है। अच्छा, क्या मैं पीबीटी को यूज करते हुए डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि कितने परसेंट ये मटेरियल है? वो तो उसकी सेलिंग प्राइस है कि 26 मिलियन का उसको हमने बेचना था। कितने का है? कॉस्ट है, चले 26 मिलियन की कॉस्ट है। तो अगर मैं 26 को कंपेयर करूं 130 के साथ, तो ये बनता है 20%। मगर फिर वही सवाल, एनआरवी कहां से लाऊं? इसका मतलब है कि मैं अब फंस चुका हूं। अब मुझे वो सारी बातें करनी पड़ेंगी जो मैं करना नहीं चाहता। इफ और इफ। जी। गोइंग कंसर्न है ही नहीं इसमें। एक ऑर्डर की वजह से कंपनियां बंद नहीं होती हैं। प्लांट जल जाए, कंपनी बंद हो जाएगी। मेरी फाइनेंशियल रेशोज खराब हो जाएं, कंपनियां बंद हो जाएंगी। गवर्नमेंट सीज कर दे, कंपनी बंद हो जाएगी। मेरे कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, कंपनी बंद हो जाएगी। मेरे ऑर्डर में जहर था, कस्टमर मर चुके हैं, कंपनी बंद हो जाएगी। एक छोटा सा ऑर्डर था जिसकी वैल्यू बड़ी थी, वो बस एक बंदा रिसीव करने के लिए नहीं आया, उससे कंपनी की साख्त को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? मैं एक सेकंड, इस सवाल में अब जरा इफ की गिरदाने चेक करें। 1 2 3। पहले क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डेड बाय मैनेजमेंट इज 20% ऑफ पीबीटी। ये आपने भी निकाल लिया था, ठीक। देयरफॉर वो क्या कह रहा है? मटेरियल है मगर परवेसिव, ये भी आप लोगों को पता चल गया था। अच्छा, अब ग्रीन में क्या लिखा हुआ? इफ द मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स द एनआरवी एडजस्टमेंट। अब वो कितनी है नहीं बताया, बट कहता है कि अगर मैनेजमेंट एनआरवी को रिकॉर्ड कर ले तो मुझे बताएं कोई मसला होगा? कोई मसला होगा? नहीं होगा। देन अ क्लीन ओपिनियन वुड बी इशूड। हाउएवर द ऑडिटर मे कंसिडर, मे कहा गया भाई, मे वाला पर यहाँ बैठा हुआ था ये, द ऑडिटर मे कंसिडर इंक्लूडिंग इट एज अ कैन। क्योंकि करंट पीरियड का है, सिग्निफिकेंट काम हुआ होगा, कम्युनिकेटेड होगा, तो उस बिना पे कैम इसका डाला जा सकता है। ये नहीं कहा कि डालना है, क्या कहा है? कैम डाला जा सकता। अच्छा, एक में उसने कह दिया कि एनआरवी रिकॉर्ड हो गई। अब सेकंड वाला ब्लू वाला पढ़े, खुद ही पढ़े और पढ़ के हंसे। इफ द ऑडिटर कंसिडर्स दैट नो मेजर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, वो कहता है कि चलो 20% है ना, मैं इममटीरियल मानता हूं। हालांकि ऊपर वो क्या कह रहा था? मटीरियल। तो अगर उसकी जजमेंट ये है कि इसको ठीक ना भी करो तो मसले वाली बात नहीं है, तो फिर एडिशनल काम क्या करना पड़ता है? एग्रीगेट वाला पॉइंट, ये ब्लू वाली बात पढ़ना सारी की सारी।
अगर सिर्फ एक बात की है तो फिर तो ठीक है, बात तो आपने ठीक की हुई है, मगर अब उसकी जजमेंट है कि वो उसके सामने सोल्यूशन तो ये वाला खुला होगा, और एग्ज़ाम बनाने वाला और होता है, चेक करने वाला और होता है, सोल्यूशन बनाने वाला और होता है, फिर कहते हैं कि आई क्या फेल कर देते हैं। हाँ जी, ब्लू वाली बात समझ आई है। हालांकि ब्लू वाली बात बनती नहीं थी। कैसे बनती है? वो इसको इमटेरियल रख रहा। तो मैं इसका मतलब है कि पिंक वाली बात गलत है। क्या अज्यूम किया? 20% तो दिया हुआ था, अज्यूम क्या किया? हाँ, देखें, अगर वो एनआरवी रखते हैं जीरो पे, कितने पे रखते हैं? जीरो पे, तो ये मटेरियल है, तो पिंक वाली बात बनती है। डन। नहीं, नहीं बिक रहा, कोई भी नहीं ले रहा, हमें जाया करना पड़ रहा है, फेंकना पड़ रहा है, आग लगानी पड़ रही है उसको, किसी ने बाई ही नहीं करना, तो मार्केट में सेलेबल नहीं है, जीरो पे आ गया। इसका मतलब है कि फिर मेरी ओवर स्टेटमेंट कितने से है? 20 से ही है, तो फिर ये मटेरियल बन जाएगा। अगर एनआरवी फर्ज करें 15 है, तो फिर फर्क कितने का है? 11 का, और 11 ओवर 130 करें, आई मीन करें सर, तो फिर किस में चला जाएगा? ये ब्लू में आ जाएगा, इमटेरियल में आ जाएगा। ये बात समझ आई है? सिर्फ मसला किस वजह से आया है? एनआरबी की अमाउंट उसने नहीं दी हुई थी, फिर मुझे चारों डायरेक्शंस में सोचना पड़ेगा कि एनआरबी कितनी है, कितनी हो सकती है, और उससे मैं कितना फर्क निकाल सकता हूं। अच्छा, जरा ये भी पढ़ लें, लगे याद ऑरेंज वाला। कि अगर उन्होंने इसको ठीक नहीं किया तो देन इट वुड बी अ क्वालिफाइड गलती। जो बात आप कहां पे बता देंगे? बेसिस में बता। तो कभी कभी इस तरह के सवाल भी आते हैं जो कि थोड़े से ओपन एंडेड होते हैं, यहां पे आप एक तरफ जाएंगे तो अपना मामला खुद ही खराब करेंगे। जी, गवर्नमेंट की तरफ से बैन लग गया, ठीक है, तो उस एरिया के कस्टमर्स के लिए बैन लगा होगा ना, बाकी कस्टमर्स तो होंगे। हाँ, एक फॉरेन कंट्री के लिए, एक फॉरेन कंट्री के लिए, जैसे हम इंडिया को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना, बैन लगा हुआ है, बांग्लादेश को कर सकते हैं, चाइना कर सकते हैं, बाकी तो कर सकते हैं। हाँ, अगर वो सवाल ये कहता कि गवर्नमेंट ने इनको ही इंपोर्ट करने से बंद कर दिया, तब और मसला हो जाएगा। डन है? इसी में पार्ट 2 करें जरा। स्टेलर, सोचें और करें। आपके पास अगेन 5 से 7 मिनट है। अब आपको मिलेगा फर्क। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कुछ लार्जेस्ट, ये अब वो कह रहा है कि गोइंग कंसर्न हिट हो जाएगी। और एक और बात भी लिखी हुई है, तीसरी लाइन में जरा पढ़िएगा, 70%। तो ये वो हिंट्स होते हैं जो कि गोइंग कंसर्न को खराब करते हैं। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ? मैनेजमेंट अभी ट्राई कर रही है कि वो कस्टमर को रिटेन, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये अभी भी गोइंग कंसर्न रहने की कोशिश कर रहे हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी। अब करें सॉल्व।
जिसको वो टेबल आता है उसको सब कुछ आता है। इस सवाल में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो टेबल है। मगर मैं चाहूँगा कि आप लिखें ताकि आपके जहनों में बैठे। हाँ जी, हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ आपने, हम ऑन रिकॉर्ड तो है ना, सिर्फ आपने ये 4 बातें लिखनी थी, येलो, पिंक, ग्रीन और ब्लू। येलो क्या है? अगर अनसर्टेनिटी है और गोइंग कंसर्न स्टेटस क्या है, उसके ऊपर अनसर्टेनिटी है और मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज किया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? अनमॉडिफाइड में क्या डाल देंगे? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। नीचे, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज द अनसर्टेनिटी, उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं डाला, ओपिनियन शुड बी मॉडिफाइड। अच्छा, नहीं डाला इट मीन्स मिसस्टेटमेंट है, तो या मटीरियल होगी या परवेसिव होगी, उसके मुताबिक आप अपनी ओपिनियन दे देंगे। ग्रीन, if the entity's going concern is not valid and FS are prepared on inappropriate basis and जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, this would be now pervasive। और कौन सी ओपिनियन दे देंगे? एडवर्स। और एंड पे क्या लिखा हुआ है? अगर मैनेजमेंट एक्सटेंड नहीं कर रही है, बना नहीं रही, तो हम क्या देंगे? वो ही जो टेबल आपको दिखाया था शुरू में। तो ये टेबल इज द मेन गेम। गोइंग कंसर्न के सवालों में ये टेबल ही है। ये आता है तो सब आता है, ये आता है तो सब आता है। प्लस ये पता होना चाहिए कि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी कैसे सवाल में, किन फैक्टर्स को देख के ये फैसला करना है कि गोइंग कंसर्न हिट हो रही है या नहीं हो रही। तो तभी तो हमने सारी बातें लिखनी है। नहीं, हम अजम्पशन लेके चलेंगे, इफ की बात करेंगे, इफ की गिरदाने शुरू कर देंगे जी। क्या? वो तो ओवरऑल कोर्स ऑफ एक्शन मांगेगा ना कि आप क्या क्या चीज़ें लगाएंगे चेक करने के लिए कि उनकी असेसमेंट ठीक है या नहीं है। वो बातें अपनी जगह पे कायम है, मगर ओपिनियन के टाइम पे
चूंकि डाटा प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, पूरी कंपनी का रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इफ की बात करके स्टैंडर्ड को बेसिकली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जी मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ये ला। हाँ जी 570 डन, 560 पे है जरा। मटेरियल क्या होती है, क्या होती है, सवाल यही है ना, इसका सवाल था। हाथ खड़ा कर दे करो पैन, यही सवाल है। अच्छा, इंडिया की टीम 50 पे 4 आउट है। कोहली आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हो गया, और कौन खेलता है, के राहुल आउट हो गया, कोई और अच्छा बता दें, गिल आउट हो गया। अज्यूम करके खेल रहे हैं, ठीक है। इंग्लैंड की पिच है, बॉल स्विंग भी हो रही है, सीम भी हो रही है, 4 आउट हुए हैं, 5वां आउट होने के चक्करों में। क्या ये मैच 300 वाला जीत पाएंगे? और एंड में धोनी खड़ा हुआ, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अनसर्टन, कि जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं। एक है कि 8 आउट हुए हैं और पूरा दिन पड़ा हुआ है। अब ये अनसर्टन नहीं है, ये सर्टन है कि मैच हारेंगे, तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न हिट हो जानी है। और जब तक 4-5 आउट हुए हैं अभी अनसर्टन है कि जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं। पाकिस्तान तो पहली बॉल से गोइंग कंसर्न में होता है हमेशा। जी जी ये वाले रेयर नहीं, हो ही नहीं रहे, वो तो मैंने खुद किए थे। चले मैं कर देता हूँ, ये 6 की 6 क्लासेस का मैं सारा PDF आज इकट्ठा शेयर कर देता हूँ। सबसीक्वेंट इवेंट, ऐसा इवेंट जो सबसीक्वेंट है वो क्या कहलाएगा, सबसीक्वेंट इवेंट। जैसे CFO कौन होता है, CFO मीन्स हर वो बंदा जो क्या CFO वाले काम करता है वो CFO कहलाता है। तो सबसीक्वेंट इवेंट मीन्स वो इवेंट जो कि ईयर एंड के बाद आते हैं, ईयर एंड के बाद आते हैं। अब यहां पे आप लोगों ने कल, आवाज आ रही पीछे तक, यहां पे आप लोगों ने कल सीखा होगा कि 3 तरह के होते हैं फेजेस, एक फेज A, फेज B, फेज C। पहला फेज एक्टिव फेज होता है, दूसरा फेज पैसिव होता है, तीसरा फेज पैसिव होता है। पहले फेज में उसकी नॉर्मल ड्यूटीज ही यही हैं कि उसने लगाने हैं प्रोसीजर्स कि उसको सबसीक्वेंट इवेंट ढूंढे, यानी कि वो ढूंढता है, सर्च करता है। मगर फेज 2 में क्या करता है, चिल करता है, उसकी कोई मेन ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर मिल जाए तो छोड़ता भी नहीं। फेज 3 में भी यही काम है कि उसकी मेन ऑब्लिगेशन नहीं है, बट अगर मिल जाए तो छोड़ेगा नहीं। अच्छा, फेज 2 के अंदर एक और मसला भी होता है कि रिपोर्ट किसके पास है, हमारे पास है या उनके पास। इसमें खराबी कहाँ पे आती है, जब मैनेजमेंट के पास हो और वो विदाउट अमेंडमेंट इशू कर दे, तो हम क्या लेते हैं, लीगल एडवाइस कर सकते हैं। एक दफा जल्दी से इनको सिर्फ पढ़ते जाएं, जल्दी से। अब ने शायद गौर किया और मैं लिख भी नहीं पा रहा आज इससे, तो मैं इसको नहीं छेड़ा, ये बंद ना हो जाए। वो तो शुक्र है कि मैंने वो ऑलरेडी किया हुआ था, मार्किंग की हुई है, जैसे ये लाल वगैरह मैं करके लाया था, तो बचत हो गई। हाँ जी, फेज 1 इज ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्लाइंट किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करता है, इंक्वायर करना, मिनट्स को देखना, वही बातें, इंटरन को देखना, एंड मैनेजमेंट से कहना है कि हमें क्या दे दे, रिप्रेजेंटेशन। तो ये फेज 1 के टिपिकल कोर्स ऑफ एक्शन। फेज 1 का जब भी सवाल आए तो आपने ये कोर्स ऑफ एक्शन लाजमी लिखने। फेज 2,
उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बट अगर सामने आ जाए तो वो पहले सोचता है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं, मैनेजमेंट से पूछता है कि वो लोग कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको ठीक करने में। एंड थर्ड इंक्वायर हाउ, अगर वो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे। इसी फेज में प्रॉब्लम आती है कि रिपोर्ट किसके पास है, हमारे पास है कि उनके पास है। फिर यहाँ पे एक और मसला भी आता है डेट का। हम डेट कौन सी डालें, डुअल डेटिंग करें या एक्सटेंडेड डेटिंग करें। ये डुअल डेटिंग क्या होती है? एक रिपोर्ट में 2 डेट्स। और एक्सटेंडेड डेट क्या होती है कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ऑडिट हुआ है वो सारा का सारा आगे चला जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो जरा बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़ लें। डुअल डेटिंग को लिखते कैसे हैं? अगस्त 14, 2012 एक्सेप्ट एज टू नोट नंबर 37.1 विच इज एज ऑफ सितंबर 6, 2000। यानी कि सारे काम मैंने कहाँ तक किए हैं? अगस्त 12 तक। सिर्फ एक नोट 37.1 है जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा काम करना पड़ा है। कब तक? 6 सितंबर तक। तो डुअल डेटिंग अलाउड है अगर आपके लॉ को एतराज़ ना हो। अच्छा, सिनेरियो 1, इफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, तो ऑडिटर उसको खुद ही से मॉडिफाई कर सकता है। और सेकंड सिनेरियो क्या है? अगर प्रोवाइड कर दी है तो क्या होगा? ऑडिटर उनको कहेगा कि भाई साहब आप ये रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे विदाउट अमेंडमेंट, और अगर वो अमेंडमेंट के बिना इशू कर दें तो ब्रैकेट में पढ़ें लीगल एक्शन, लीगल एडवाइस ली जा सकती। फेज 3 में क्या होता है? अगेन सेम फेज 2 वाली बात कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एंड फेज 3 के अंदर अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने को तैयार है तो ऑडिटर लगाएगा अपने प्रोसीजर्स, रिव्यू करेगा स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट, अपना रिव्यू एक्सटेंड करेगा, नई रिपोर्ट बनाएगा, और उस नई रिपोर्ट में एम्फसिस में भी क्या बताएगा कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट आया है उसका जिक्र करेगा। एंड ओएमपी में क्या बताएगा कि मैंने पहले एक रिपोर्ट बनाई थी जो कि इशू भी हुई थी, मगर अब ये रिपोर्ट उसको कैंसिल आउट कर रही है, ये नई रिपोर्ट है। सर, जब भी सवाल सब्सिक्वेंट इवेंट का आए एग्जाम में, सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस फेज में खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? किस फेज में खड़े हुए हैं, ये डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। अगर यहां पे मार खा गए तो गए, फिर मुश्किल है उस सवाल में से बाहर आना। तो 3 फेज हैं। पहला फेज कब से कब तक होता है? वो स्लाइड यहाँ पे नहीं है, नहीं है। हाँ जी, कहाँ तक होता है? ईयर एंड से लेके रिपोर्ट की साइनिंग तक। सेकंड फेज कुछ समझ नहीं आया। साइन से लेके, और तीसरा इशू के बाद। सर, स्टेप 1, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप किस फेज में खड़े हैं, आपका रेलेवेंट फेज क्या है, और अकॉर्डिंगली आपने क्या बताने हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडजस्ट करनी है एज पर IAS 10 कि क्या ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। तीसरा, ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। एंड चौथा, इम्प्लीकेशंस ऑन रिपोर्ट। कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट से कहेंगे एडजस्ट करो, डिस्क्लोज करो, मैनेजमेंट या मान जाएगी या नहीं मानेगी। नहीं मानती तो देखना है कि वो इशू मटीरियल है या परवेसिव है, और उसके मुताबिक 705 में चले जाएं, क्वालिफाइड या एडवर्स दे दें। अच्छा, मान गई है तो एकदम से एग्री नहीं करना, उनके किए हुए काम को चेक करना है, इवेलुएट करना है कि क्या ये काम प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है या नहीं। प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड नहीं है तो फिर वही मिस स्टेटमेंट, मटीरियल है या परवेसिव है।
और अगर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है तो फिर क्या मुझे अलग से बताने की जरूरत है या नहीं? अगर अलग से बता के मैंने हीरो बनना तो मैं क्या ऐड करूंगा? कैम, एम्फसिस। और अगर हाईलाइट नहीं करना तो साफ रिपोर्ट दे दे, उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं। एक सवाल आपको देता हूं, ये सवाल करने से 90% सवालों के ऊपर आपकी गिरफ आ जाएगी। प्लीज हैव अ गो। इसको आपने कागज पे करना है, ये चेक होगा। पिछला चेक हो गया हुआ, टी रूम में पड़ा हुआ। हाँ जी, ये सवाल कर लें जरा 560 वाला। यू हैव 15 मिनट्स विद यू। 3 अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर नजर नहीं आ रहा तो आगे तस्वीर खींच लें प्लीज, और इसको अटेम्प्ट करें जरा। आपके पास किताब में भी होगा ये सवाल, किताब में टेबल के नीचे बना हुआ है। जिसके पास किताब है वो किताब से कर ले, जिसके पास नहीं है वो सामने से तस्वीर खींच के अपने पास जूम करके देख सकता है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे पॉज कर लें, और 15 मिनट सॉल्व करने के बाद आपने वीडियो को प्ले करना है। आ जाए वापस। कहते हैं जी इन द, आवाज आ रही पीछे? आवाज आ रही पीछे? तो ये नहीं चल रहा, फिर नहीं चल रहा ना, ये तो मेरी आवाज जा रही पीछे, आ रही है। यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ AHCPL. After receiving the final authentic copy of the financial statements from the board and finalizing the audit report of the company, आपने एक लोकल चैनल में देखा कि मेन बिल्डिंग ऑफ द कंपनी जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस था वो क्या हो गई है? तबाह हो गई है, burned adversely. Unfortunately, company had not made any arrangements regarding its insurance. You immediately decided to communicate with your client. When you informed your audit manager about the mahal, he simply asked you, chill kar, kuch na kar, do not do anything. मगर आप ignoring the response of your manager, you decided to go with the requirements of the ISA 560. पहला पैराग्राफ पढ़ के किसी को गोइंग कंसर्न पे तो नहीं हिट हुआ, कुछ मिला? क्यों? हाँ, अब अगर किसी ने गोइंग कंसर्न यहाँ पे हिट की होती ना तो उसके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि ये फैक्ट्री तबाह नहीं हो रही, कोई बड़ा प्लांट तबाह नहीं हो रहा, एक छोटा सा हेड ऑफिस तबाह हुआ है, उसके ऊपर कंपनियां बंद नहीं होती। हाँ जी, पहली रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, आप किस फेज में खड़े हैं? आप किस फेज में खड़े हैं? फेज 2, फेज 3? फेज 2 में खड़े हैं तो आपकी कोई भी एक्टिव जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, आगे क्या पूछ रहा है? What actions are you planning to take? क्या एक्शंस लेंगे? मगर इससे पहले मुझे ये बताएं, वापस आ जाए जरा फेज 2 पे। ये इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? क्यों? क्योंकि बिल्डिंग ईयर एंड के बाद तबाह हुई है, ईयर एंड पे कोई इंडिकेशन इस चीज की एग्जिस्ट नहीं करती थी, मगर बिल्डिंग तबाह हो गई है। अच्छा, ये बताएं, जो मेरा ईयर एंड होगा उस पे जो वैल्यू आ रही होगी वो आफ्टर इंपेयरमेंट लगाऊं या ईयर एंड वाली लगाऊं? इंटरेस्टिंग जवाब आने शुरू हो जाएंगे अब। हाँ जी, चले मैं सवाल पूछता हूं। लेट्स से ईयर एंड पे वैल्यू है 100 रुपए की, बिल्डिंग तबाह हो गई। ईयर एंड पे वैल्यू कितनी है? बिल्डिंग क्या हो गई है? अब ईयर एंड के बाद मुझे पता चला कि ये बिल्डिंग 100 से कम होकर 40 की रह गई। सवाल पहला ये है, सवाल तो सुन लो, सवाल पहला ये है कि जो मेरी बैलेंस शीट होगी
उस पर 100 रुपये आएगा, 40 रुपये आएंगे कि 60 रुपये आएंगे? 100 रुपये आएगा, उस पर 40 नहीं आएगा। मगर 100 दिखा के आप यूजर को तो मिस गाइड कर रहे हैं, तो मिस गाइड होने से बचाने के लिए साथ क्या डालना है? डिस्क्लोजर का रेफरेंस डालना है कि नोट नंबर फला। और जब आप उस नोट में जाएंगे तो वहां भी लिखा होगा कि ये बिल्डिंग 100 रुपये की थी मगर जल गई है और अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 40 की रह गई है। अगर ये डिस्क्लोजर नहीं डाला तो स्कोप लिमिटेशन के मिस स्टेटमेंट। और अगर डाल दिया है तो मैं अपनी रिपोर्ट में अगर दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। हाँ जी, अब आप ये पढ़ सकते हैं, जरा पढ़े। आइडेंटिफाई द फेज एंड IAS 10 की रिक्वायरमेंट। जल्दी से रीड करें जरा इसको। पहले क्या कह रहा है कि आपकी एक्टिव जिम्मेदारी नहीं है, बट इफ आफ्टर द डेट आपको पता चल जाए तो फिर आप क्या करेंगे? वो 3 बातें डिस्कस करेंगे, डिटरमिन करेंगे एंड इंक्वायर करेंगे। और आपने फिर बता दिया कि IAS 10 मुझे क्या कहता है कि मेरा ये इवेंट कौन सा है? नॉन एडजस्टिंग। और इसके लिए सिर्फ मुझे क्या डालना होता है? डिस्क्लोजर डालना होता है। यहां तक बातें ओके सर? उसके बाद हम सेकंड फेज में खड़े हैं ना, तो सेकंड फेज में एक और मसला होता है कि रिपोर्ट किसके पास है? सवाल ने बताया कि रिपोर्ट किसके पास है? सवाल ने बताया कि रिपोर्ट किसके पास है? नहीं बताया। अब नहीं बताया तो आपको दोनों बातें लिखनी है कि अगर रिपोर्ट मेरे पास है तो मैं उसको क्या कर दूंगा? मॉडिफाई कर दूंगा अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं डाला। और अगर रिपोर्ट उनके पास है और वो विदाउट एडिंग डिस्क्लोजर मार्केट में इशू करने जा रहे हैं तो फिर मैं उनके खिलाफ क्या ले सकता हूं? लीगल एक्शन। अब आप ये पढ़ लें। ये सारी बातें पढ़ लें, उम्मीद है कि आपको इनमें मसला नहीं आएगा, मगर पढ़ लें फिर भी, एहतियातन देख लें। अगर रिपोर्ट हमारे पास है तो क्या होगा, उनके पास है तो क्या होगा, सारी बात लिखी हुई नीचे। ओके, पढ़ा या नहीं पढ़ा? अब ये भी देख लें। कब आप देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन? जब मटेरियल होगा। सवाल ने कोई बेंचमार्क नहीं दिया था, तो आपको यहाँ पे भी इफ की गर्दान खोलनी थी कि इफ मटेरियल है तो क्या करना है और इफ तो क्या करना है। तो वो जो टेबल आपको दिखाया था मैंने, मैनेजमेंट ने किया है नहीं किया, किया तो कैसे किया है, वो सारी बातें किस में आ रही हैं? अंग्रेजी में आ रही हैं। किस में आ रही हैं? अंग्रेजी में आ रही हैं। चलें, ये तो आपको किताब से भी मिल जाएगा। एक सवाल का जवाब दे। वो सवाल याद है जो भी हमने कुछ टाइम पहले किया है? 20 मिलियन की कॉस्ट थी और NRV की वैल्यू नहीं थी, 26 की। चले, अच्छा ठीक है। एक वो सवाल था जिसमें उसने NRV की वर्किंग नहीं दी। एक सवाल ऐसा है ICAP का जिसमें वो आपसे पहले NRV की वर्किंग निकलवाता है। जरा ट्राई करें, सब कुछ मिलेगा यहां भाई, सब माल लेकर आया आपके लिए। इतना माल लेकर आया कि टाइम देखें क्रॉस कर चुका है, हम 3:35 पर जा चुके हैं आज। कोई बात नहीं, क्लास कब स्टार्ट होनी है? बहुत टाइम है। क्या? कोई बात नहीं, क्लास के बाद दे दीजिएगा। एक सवाल लिखा है ना अभी आपने, टेस्ट हो गया। ये करें जरा जी। हाँ, 4 बजे जा सकते हैं। मतलब एक सवाल, चल ये सवाल देख के चले जाना, ठीक है?
हाँ जी, ऑटम 15 सवाल नंबर 4 जरा एक नजर देखें और कोशिश करेंगे कि आप इसमें एनआरबी निकाल सकते हैं। अब तो महाराज क्यों नहीं भी था, वो रह गया, कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा हुआ। हाँ जी, यू आर द ऑडिटर ऑफ कस्टमाइज्ड मशीनरी लिमिटेड, करें। टक्कर मारें इस सवाल को, देखें कहां तक निकाल पाते हैं। आपकी ये जो झिझक है ना, ये खत्म करनी है। मैं इस अजम्पशन पे हूँ कि आपने FR1 पास की हुई है, फिर आपको IS2 तो आता होगा ना, ठीक, क्योंकि वहां पे तकरीबन जंग शुरू हो गई है। एनआरबी कितनी आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए? 390 सबकी आ रही है, ठीक है। कॉस्ट कितनी आ रही है? 417, कितनी आ रही है? कॉस्ट कितनी आ रही है? 417 या 416.67, इतनी आ रही है। क्यूएम, हाँ जी सर, वो कहता है कि CML वॉज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट ऑन 20% ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। 20% का प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रहा है, किस पे करेगा? सेल प्राइस पे करेगा ना। तो सेल प्राइस अगर 120 हो, कॉस्ट 100 हो, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 20 रुपए का। तो ये जो फिगर दी हुई है कौन सी? 500, ये 120 पे दी हुई है और आपने 100 निकालना था। तो 500 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है? 416.67, ये कॉस्ट आ गई। अच्छा, एनआरबी कैसे निकाली आपने? 500 में से 105 माइनस कर दिया, कितना है? 395। अब ज्यादा क्या है? कॉस्ट। तो रिकॉर्ड किस पे होना चाहिए? एनआरबी पे। और ऊपर देखें दो बेंचमार्क्स दिए हुए हैं, एक पीबीडी भी दिया हुआ है और एक एसेट बेस भी दिया हुआ है। तो ये पीबीडी का कितने % बनता है? पीबीडी का निकालें, डिफरेंस फर्क कितने का है? 21.67 का या 22 का? तो ये कितना बन जाएगा? तकरीबन 6.1918% बनेगा। मटेरियल है कि इमटेरियल है? इमटेरियल। पढ़ लें। उसी से किया, वैसे ही भी निकाल लें।
दो ऑप्शन होती हैं, या बेंचमार्क से कर लें या ऐसे कर लें, जवाब एक ही आएगा। हाँ जी, डन है यहाँ तक? अभी भी इमटेरियल ही है, अभी भी इमटेरियल ही है। अच्छा बात सुने जरा, एक छोटी सी काविश हम लोगों ने लास्ट टाइम भी की थी और इस दफा भी कर रहे हैं, वो ये है कि एक तो होता है आपका मॉक, और एक हमारी एक्टिविटी ये होती है कि हम 2 मॉक्स अलग से लें 100 नंबर के, जो कि हाफ हाफ बुक के मॉक हो। तो वो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। ऑडिट का मेरा ख्याल से अगले वीक से स्टार्ट हो रहा है, और उसका सिलेबस है चैप्टर 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, एग्जैक्टली आज की क्लास तक का सिलेबस, एग्जैक्टली आज की क्लास तक का सिलेबस। 100 नंबर का मॉक है, फिर एक और मॉक होगा बिल्कुल नेक्स्ट वीक, उसमें सिलेबस होगा जो बाकी चैप्टर्स रह चुके हैं, यानी कि रिस्क, कंट्रोल, सब्सटेंटिव, इस तरह वाली बातें होंगी। छोटी सी कॉस्ट है, 500 रुपया। तो अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं 2 मिड टर्म मॉक और एक फुल लेंथ मॉक, यानी कि तीनों मॉक्स होंगे 100 नंबर के, तो अगर आप इंटरेस्ट करने में, उसको अटेम्प्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा। मेरा नहीं ख्याल कि 500 एक ज़्यादा अमाउंट है, जो कि आप तो उजाड़ भी सकते हैं। मतलब जाते हुए एक बर्गर भी खाते हुए जाएंगे तो वो भी 600 का आता है आजकल, ऐसा ऐसा है कि नहीं है? 100। अच्छा आप ऐसे, मैंने ऐसे बच्चे भी होंगे, सर क्वेश्चन पेपर दे दें हम कंपेयर कर लेंगे। तो टाइम शॉर्ट है अब आपके पास, टाइम क्या है? शॉर्ट है। अब लास्ट मंथ आपने इन्हीं एक्टिविटीज़ के साथ पेपर पास करना है। जितना पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया, लास्ट मंथ में यही चीज़ें आपको पास करवाती हैं। डन है? वो आपको फ्रंट ऑफिस से पता चल जाएगा। हमारे पास असल में ना ये SBI का नहीं है, ये SBI एंड CA नोट्स का, और CA नोट्स एक टेस्टिंग सेक्टर है जो कि आता तो SBI के अंडर ही है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि SBI एक्चुअली CA नोट्स के अंडर आता है। CA नोट्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके अंडर ये SBI फॉल करता है। तो खैर वो उसको छोड़ें, जो उसकी चेकिंग है वो हमारे जो CA फाइनलिस्ट हजरात हैं वो करते हैं, जिसका आप लोगों ने शायद अक्सर नाम भी सुना हो। टेस्ट सेशन नामी एक अलग से प्रोडक्ट SBI में एग्जिस्ट करती है, जिसका ताल्लुक किसी भी क्लास से नहीं होता। खैर वापस आते हैं, और क्या नहीं, सब कुछ अनाउंस्ड है, आप जाके फ्रंट ऑफिस से पूछ सकते हैं। हाँ जी शुरू करें। हमला बोल दें अभी या कल सैम्पलिंग के साथ हमला बोलना? ये थकी हुई है वहां, ये थकी हुई है वहां, ये अल्लाह क्या। अच्छा बात सुने, चलें चलें, ये तो हम कल कर लेंगे सैम्पलिंग के साथ, मुझे आपकी शक्ति में पूरा पूरा भरोसा है। मगर अभी तक मुझे बताएं, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कुछ हालात साजगार हैं, जो आप डे 1 पे अपनी परेशानियां लेकर आए थे, वो परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो रही हैं? नहीं हो रही? वेरी गुड, हो रही हैं। एक काम मैं चाहूँगा कि आप ज़रा सेल्फ बेस पे करें। रीसेंट पेपर के जो 2 सवाल हैं रिपोर्ट्स के, कौन सी अटेम्प्ट, रीसेंट पेपर जो है वो आपने कल सॉल्व करके आना है। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आती तो इट इज़ ऑल गुड, तब कोई मसले वाली बात नहीं है। बट अगर आपको रीसेंट पेपर के सवाल में इश्यूज आ रहे हैं तो वो आपने डिस्कस करने का, ये बात क्लियर है कि अगर उसमें इश्यूज हैं तो उसको डिस्कस करना है। तो कल हमारा जो टारगेट, जो मेन टारगेट है वो सैम्पलिंग है। एडिशनल टारगेट क्या है? रिप्रेजेंटेशन। एंड टर्शरी टारगेट क्या है? वो रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल, जो कि मेरा ख्याल से आप कुछ करके आएंगे, कुछ करके नहीं आएंगे। हाँ जी क्या?
कल की टाइमिंग नहीं, कल की टाइमिंग हम 2 बजे स्टार्ट करेंगे और 3:15 तक जाएगी, वापस से अपने उसी टाइम पे आ जाएंगे। 2 से कब तक? 3:15 तक। और उसके बाद जो क्लास का टाइम है वो मेरा ख्याल से वो भी 15 मिनट पीछे आ सकता है, वो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा याद है, मुझे बताइए जरा, अभी तक कोई मसला परेशानी और तो नहीं है? चीजें बैलेंस्ड हैं? श्योर? कोई डाउट, कोई चीज अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो कर लें, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कैमरा हम बंद कर सकते हैं, बट अगर बात है तो बताइए। है कोई बात जो शेयरेबल हो, जो आपकी कोई प्रॉब्लम हो, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं रिगार्डिंग पेपर, रिगार्डिंग कुछ भी, कि अटेम्प्ट दूं या ना दूं, पेपर पास होगा या नहीं होगा? तो हो जाएगा, हो जाएगा, यकीन मानिए हो जाएगा। आपसे भी ज़्यादा गए गुजरे बच्चे एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, कम से कम आप उनसे तो एलिवेटेड है। दूसरा क्लास की तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं, मैं छोड़ूंगा तो आएंगे आज ऊपर वो। तो हम कहाँ थे? हाँ, गए गुजरे लोगों पे। तो आपसे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली वो लोग एग्ज़ाम में बैठे होते हैं जिनको लिटरली बहुत कम आया होता है। आप एटलीस्ट उतनी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में होते हैं जो कि आपको हेल्प करती है टू पास योर एग्ज़ाम। तो काइंडली इस एफर्ट को आपने ज़ाया होने नहीं देना। जो चीज़ आपको जैसे बताई जा रही है उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना सीखें, और घर जाके जितना भी टाइम हम आपका यूज़ करते हैं क्लासों के अंदर, या आपके बेनिफिशियल के लिए, इसमें कोई हमारा पर्पस नहीं। ठीक है जी? हाँ, अब उसमें ये है कि समरी अगर मैं बनाऊंगा ना तो वो एक ही कॉलम में सारे सवाल फिट हो जाएंगे। तो सारे सवाल एक ही तरह के हैं ना, तो उसको वैसे किया नहीं जा सकता। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा, वादा नहीं कर रहा, बट ट्राई किया जा सकता। हाँ जी, ओके, डन है। अल्लाह हाफिज़।